सब रहते होंगे, वो उस संस्कृति के साथ समरस होंगे। जापान, दुनिया के सारे देश देख लीजिए, सब कहते हैं कि हमारी संस्कृति, उसके आधार पर हमारा यह देश, हमारा। दुर्भाग्य से भारत में इस दिशा में जैसी स्पष्टता होनी चाहिए थी वह नहीं थी, और अंग्रेजों के झांसे में हमारा उस समय का नेतृत्व आ गया। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते समय उन महापुरुषों के बारे में मन में अनादर का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया प्रामाणिकता से, उनको लगता था कि इससे भारत का भला होगा, भारत स्वाधीन होगा, इसलिए किया। जैसे 1857 का स्वाधीनता संग्राम क्यों असफल हुआ, इसका कहीं कोई मीमांसा करना शुरू करता है, जो कुछ कारण ध्यान में आते हैं कि इन कारणों से यह स्वाधीनता संग्राम प्रथम असफल हुआ, तो उसमें से एक कारण यह आता है कि नहीं, कि यह जो निर्धारित समय और तिथि थी उसके पहले प्रारंभ हो गया, और इस कारण से अंग्रेज सचेत सतर्क हो गए, और यह विफल होने का बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। तो किनके कारण से समय से पहले स्वाधीनता यह संग्राम प्रारंभ हो गया, इसका विचार करते हैं तो अमर शहीद मंगल पांडे का नाम सामने आता है। अब उन्होंने किन कारणों से किया वगैरह, उसके भी अपने अपने जस्टिफिकेशन हो सकते हैं भी, लेकिन वह एक प्रमुख कारण बना ना संग्राम असफल होने का। लेकिन क्या इसके कारण मंगल पांडे जी के बारे में हमारे मन में कोई अनादर का भाव उत्पन्न होगा? क्या नहीं होगा। उन्होंने प्रामाणिकता से उनको जो सही लगता था वो किया, अच्छी बात के लिए किया। वो बात गलत थी, उद्देश्य गलत नहीं था। तो ऐसा सोच यदि रखते हैं तो विभिन्न महापुरुषों के द्वारा यदि कोई इस प्रकार की गलतियां त्रुटियां हुई हैं, उनके बारे में सोचा जा सकता है, उन महापुरुषों के बारे में मन में यथावत आदर का भाव रखते हुए, लेकिन ये करना होगा, क्योंकि वैसी गलती दोबारा न हो। यह जो इस समाज को और आगे आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा, तो उसको उसके लिए इतिहास का ऐसा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होना अनिवार्य है, अनिवार्य। तो दुर्भावना न रखते हुए, उनके प्रति अनादर का भाव न रखते हुए, यदि महापुरुषों से कोई त्रुटियां गलतियां हुई हैं, उनके बारे में विचार करना पड़ेगा, और हमारे द्वारा अब उस प्रकार की गलती नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो ऐसी दृष्टि से हमने थोड़ा सा इस घटनाक्रम का विश्लेषण करना चाहिए। साधारणतः लोग कहते हैं कि जो अलगाववादी मुस्लिम लोग हैं उनके लिए जो तुष्टीकरण की नीति चल पड़ी वह बहुत बड़ा कारण है, और व्यावहारिक कारण वास्तव में यह है, व्यावहारिक कारण। लेकिन यह मुस्लिम तुष्टीकरण क्या, कैसे शुरू हुआ, इसकी जब विचार करना प्रारंभ करते हैं, मैं केवल एक घटना का उल्लेख करूंगा, केवल एक। 1905 में बंगाल के विभाजन का षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा, बंग भंग जिसको कहा गया, और उसने सारे देश में जागृति लाई। केवल बंगाल में नहीं, बंगाल के लोगों ने तो उसका विरोध किया ही, लेकिन केवल बंगाल तक वह विरोध सीमित नहीं था। देश एक है ना, सारे देश भर में इस बंग भंग के विरोध में वातावरण बना। एक जो बहुत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहलाती है, लाल बाल पाल, ये त्रिमूर्ति भी साधारणतः यह जो बंग भंग विरोधी आंदोलन है इसमें उन्होंने जिस तरह से काम किया और योगदान दिया, उसके कारण से उनको उस काल की वह त्रिमूर्ति है स्वाधीनता संग्राम की, ऐसा स्टेटस उन तीनों को प्राप्त हुआ, लाल बाल पाल। यह बंग भंग विरोधी आंदोलन के माध्यम से, उसके कारण से। अब यदि हम देखते हैं इतिहास तो ध्यान में आता है कि उस बंग भंग विरोधी आंदोलन में हिंदू और मुसलमान ये दोनों ही शामिल हुए थे, दोनों। और इस आंदोलन के दौरान एक गीत जो था, जो आनंद मठ के लिए रचा गया था, बंकिम दा ने रचा था कई वर्ष पहले,
वह गीत वंदे मातरम, वह गीत इस आंदोलन के दौरान इतना उसका लोगों को हृदय में आ गया कि अरे वंदे मातरम वंदे मातरम। तो उसके बाद से हर स्वाधीनता संग्राम सेनानी भारत माता की जय और वंदे मातरम इन दो के लिए जान की बाजी लगा लगा देते थे। हम जानते हैं कि जितने क्रांतिकारियों को फांसी भी हुई तो फांसी की सजा होते समय जब मृत्यु हो रही है उस समय उन लोगों के मुंह से यही शब्द निकलते थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ऐसा जो वंदे मातरम का मंत्र है यह स्वाधीनता संग्राम का एक स्फूर्तिदायक मंत्र बन गया। वह हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से उसमें शामिल होकर के उन जुलूसों में, उन कार्यक्रमों में, और जितने जोर से हिंदू कहता था वंदे मातरम उतने ही जोर से मुसलमान भी कहते थे वंदे मातरम। उसमें उनको किसी को ऐसा नहीं लगा कि इसमें हमारे मजहब के लिए कुछ गलत बात हो रही है, एक को भी नहीं लगा। स्वयं ढाका का जो नवाब था सलीमुल्लाह, वह भी इस बंग भंग विरोधी आंदोलन में शामिल था। आगे चल करके अंग्रेजों ने उसे अपनी तरफ कर लिया, लेकिन भले ही वो उस तरफ चला गया लेकिन उसका भाई अतीकुल्लाह और भी अनेक बंगाल के मुस्लिम नेता यह इस बंग भंग विरोधी आंदोलन और उसके माध्यम से वंदे मातरम, यह सब और बड़ी संख्या में, इक्के दुक्के नहीं। अंग्रेजों ने यह देखा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। उनके प्रयास प्रारंभ से चल रहे थे कि थोड़ा सा अलग अलग वाला विचार उनके मन में हम प्रविष्ट करा सकते हैं तो हमें यहाँ पर शासन करना सरल होगा कि दोनों मिलकर के स्वाधीनता के लिए प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने बंग भंग विरोधी आंदोलन में देखा कि बड़ी संख्या में मुसलमान भी इसमें शामिल हो रहे हैं बगैर किसी अलग आह्वान के, हे मुस्लिम भाइयों आप भी इस संघर्ष में आइए, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं थी। देशभक्ति का जो आवाहन जिस पर हिंदू चला उसी आवाहन पर मुसलमान भी चला, ये इतिहास है वंदे मातरम का। उससे पहले भी अनेक घटनाओं में यह सिद्ध हुआ है कि इन दो समुदायों में जो ऐतिहासिक कारणों से दूरी थी वह धीरे धीरे दूरी पटने लगी थी। 1857 से यह प्रक्रिया, उसके भी थोड़ा पहले से प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। लोकमान्य तिलक जी ने जो शिवाजी उत्सव, गणेशोत्सव प्रारंभ किए, उसमें भी जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय भी सम्मिलित होता था, उनके कट्टर लोगों के द्वारा उसका विरोध किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में, तो यह स्थिति 1905 तक भी थी। इसलिए बंग भंग विरोधी आंदोलन में और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज शामिल हुआ। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये ऐसा प्रक्रिया चलती रही तो हमको धीरे धीरे यहाँ से अपना साजो सामान समेट करके वापस इंग्लैंड जाना पड़ेगा। तो क्या करना, तो उन्होंने, बहुत धूर्त दिमाग वाले थे, बहुत, उन्होंने सोचा कि चलो कोई मुस्लिम अलगाववाद को जिसके द्वारा बढ़ावा मिलेगा ऐसी किसी संस्था को बनवाया जाए। तो जिन मुस्लिम नेताओं से अंग्रेजों के थोड़े ठीक ठाक संबंध थे उनके माध्यम से उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। मैं जानबूझ करके करवाई इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो इतिहास व्यवस्थित रूप से पढ़े हुए हैं उन्हें ध्यान में है कि अंग्रेजों की इस सब में कितनी कुटिल भूमिका थी। लेकिन ये जो इनका ईस्वी सन है वह यदि बारीकी से देखते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में आएंगी। 1905 बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। अब इस नजरिए से जब हम देखेंगे इन दो सनों को, 1905 और 1906, तब ध्यान में आएगा अंग्रेजों का कैसा षड्यंत्र था अलगाववादी मुसलमानों को लेकर के। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ही अलगाववादी विचार को लेकर के हुई। तो स्वाभाविक रूप से हम अलग है और पर धीरे धीरे हमें अलग देश चाहिए, इसलिए 1940 के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से अलग देश की मांग का प्रस्ताव पारित किया 1940 में। लेकिन ये प्रक्रिया 1906 से प्रारंभ हो गई थी मुस्लिम लीग के माध्यम से और वो धीरे धीरे बढ़ी। अब एक विडंबना देखो,
1905 में जो बंग भंग की योजना अंग्रेजों ने बनाई, इस प्रचंड आंदोलन के कारण से अंग्रेजों को उस योजना को निरस्त करना पड़ा। वे बंगाल का जैसा उन्होंने सोचा था वैसा विभाजन नहीं कर सके। अब देखो, एक प्रांत का विभाजन जिस देश ने सहन नहीं किया, आगे चल करके 40-41 वर्षों में ऐसी स्थिति बनी कि प्रांत तो छोड़ो, ये पूरे देश का विभाजन हो रहा है और देश देखता रह गया और विभाजन हो गया। क्या यह विडंबना नहीं है? एक प्रांत का विभाजन जिस देश ने रोक दिया, नहीं होने दिया प्रांत का विभाजन, वही देश खुद अपने देश का विभाजन हो रहा है और प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा सा इसके कारण मीमांसा करते हैं तो एक मुख्य कारण ध्यान में आता है कि यह जो मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वह शनै शनै बढ़ती गई। अब इसमें ठीक है, सब प्रकार के नेताओं की किसी न किसी रूप में भूमिका रही, अच्छे विचार से लेकिन गलत बात के लिए। इतिहास से ये विश्लेषण में से ये निकालना पड़ेगा। इसमें किसी को विभाजन का दोषी कौन है वगैरह ऐसी सोच के साथ ये अपन नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो सच है वो सच है। यदि बताना हो कि क्या क्या त्रुटियां हुई, एक दो केवल उल्लेख करता हूं। यह जो बंग भंग निरस्त हो गया, मुस्लिम लीग का नेतृत्व पूरी तरह निराश हो गया। उनमें से कुछ लोगों ने तो राजनीति से संन्यास भी ले लिया था, इतिहास बताता है। तो ऐसे हताश निराश मुस्लिम लीग को यदि किनारे पर ही रख दिया जाता, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो अपनी मौत यह मुस्लिम लीग मर जाती। लेकिन वह जो मिली जुली संस्कृति वाला कीड़ा लग गया था दिमाग को, मस्तिष्क को, तो देखिए कि जो कांग्रेस बड़ी आसानी से मुस्लिम लीग को प्रभावहीन कर सकती थी, उसी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ अधिवेशन किया। एक ही स्थान पर लखनऊ में हुआ था, एक ही स्थान पर, और प्रस्ताव पारित किए। वो प्रस्ताव भी जो मुस्लिम लीग की जो गैरवाजिब बहुत गलत मांगे थी, उन मांगों को स्वीकार करने वाला वह एक दोनों के बीच में समझौता इस रूप में हुआ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और मुस्लिम समाज में भी राष्ट्रवादी सोच वाले बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान थे। मुझे बताने की आवश्यकता, हम लोग कई लोगों को जानते भी हैं, उसमें से एक न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम छागला जी, ये बहुत बड़े विद्वान थे, मुस्लिम थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। और देश स्वाधीन हुआ तो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये सदस्य रहे, मंत्री रहे। इस बड़े स्तर के यह छागला जी, उन्होंने क्या कहा हुआ है, मैं तो थोड़ा सा प्रत्यक्ष जो शब्द है वही आप सुन सकें इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। लगभग मुझे याद तो है लेकिन मैं फिर भी पढ़ रहा हूं। मोहम्मद करीम छागला जी कह रहे हैं, ये कोई हिंदुत्ववादी नेता नहीं कह रहा है। मोहम्मद करीम छागला जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वे कह रहे हैं, मुझे वास्तविक शिकायत यह है कि राष्ट्रवादी मुसलमानों के प्रति न केवल कांग्रेस अपितु महात्मा गांधी भी उदासीन रहे। उन्होंने जिन्ना एवं उनके सांप्रदायिक अनुयायियों को ही महत्व दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उन्होंने हमारा समर्थन किया होता तो हम जिन्ना की हर बात का खंडन कर देते और विभाजनवादी आंदोलन के प्रारंभ काल में ही, विभाजनवादी आंदोलन के प्रारंभ काल में 1907 के बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई ना विभाजन